अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्दर स्टडी के लिए हमें कुछ टर्म्स यहां याद रखनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स हमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली टर्म तो हमें याद रखनी पड़ेगी क्या? रेफरेंस सर्कल। मैं बार बार इस वर्ड को दोहराऊंगा पूरे अगले 1-1.5 महीने तक, रेफरेंस सर्किल, रेफरेंस सर्किल। तो रेफरेंस सर्किल बोलते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन सा सर्किल है, जिस सर्किल पर ये पी चल रहा है, पी का प्रोजेक्शन एन है या पी का प्रोजेक्शन एम है, पी के मोशन से एन का क्या होता है, एम का क्या होता है, ये सब बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। रेफरेंस सर्किल है ये। भले ही हम किसी और जगह स्टडी कर रहे हो, लेकिन हम रेफरेंस सर्किल बोलते ही यहां पहुंच जाने चाहिए बिल्कुल एकदम। समझ रहे हो? कैसी आंखें चाहिए आपकी? अर्जुन की आंखें चाहिए आपको। जब सामने थी, जब सामने है सब कुछ, तो केवल क्या दिख रहा था? केवल दिख रही थी पक्षी की आंख। और जब सामने नहीं था कुछ भी, सामने कुछ भी नहीं था, तो उस समय क्या दिख रहा था? उस समय केवल दिख रही थी, उस समय केवल दिख रही थी क्या? मछली की आंख। मछली सामने थी क्या? मछली सामने नहीं थी, मछली तो ऊपर थी, नीचे तो तेल था खौलता हुआ, उसमें तो थी नहीं मछली। जब जो नहीं था वो भी दिखाई दे रहा था, और जब ढेर सारा है तो भी केवल वही दिखाई दे रहा है जहां मेरा लक्ष्य है। जहां मेरा लक्ष्य है मुझे तो केवल वो दिखाई दे रहा है, और जब सामने नहीं है तो भी मुझे केवल वही दिखाई दे रहा है जो मैं देखना चाहता हूं। इतनी तेज आंखें चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो जहां एकदम मेरे माइंड से मेरे जबान से निकले रेफरेंस सर्किल, तो तुरंत आपके दिमाग में, तुरंत आपकी मेमोरी में आ जाना चाहिए क्या? ये चीज, रेफरेंस सर्किल आ जाना चाहिए तुरंत एकदम। भले ही वो रेफरेंस सर्किल उस समय सामने है या नहीं है, आप तुरंत यहीं पहुंच जाए वापस। दिखाई देना चाहिए आपको क्लियर, बिल्कुल इतना ही क्लियर दिखाई देना चाहिए। ये ग्रीन और रेड और ये एन और एम और ये सर्किल वर्किल इतने ही क्लियर दिखाई देने चाहिए जितने क्लियर इस समय दिखाई दे रहे हैं आपको। रेफरेंस सर्किल चल, हाँ, पार्टिकल पी भी चलता हुआ दिखाई दे, पार्टिकल पी के चलने से एन भी चलता हुआ दिखाई दे, एम भी चलता हुआ दिखाई दे, भले ही हो सामने या ना हो। इतनी तेज आंखें चाहिए, इतनी तेज आंखें हैं तो साइंस और फिजिक्स बिल्कुल ऐसे जैसे यूं चुटकी बजाई और खत्म। और अपनी तिकड़मबाजी मत लगाना बिल्कुल भी कहीं भी। कई बार बच्चे ऐसे होते, अच्छा सर अब समझ में आया ऐसे है, तो मुझे समझ आ जाता है कि इसे कुछ समझ नहीं आया। इसने जो नेचुरल फिनोमिनन है, एक नेचुरल, एक्चुअली जो हम साइंस में पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स में, हम कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल फिनोमिनन्स को कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। इन्हें हम केवल समझ सकते हैं, इन्हें केवल हम समझ सकते हैं, हम बदल नहीं सकते इन्हें। और समझने के बाद हम इनको अपने लिए, अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बदल नहीं सकते इसमें कोई भी। लेकिन जब बच्चे कहते हैं अच्छा सर ओहो आप समझ में आया ये ऐसे होता है, तो मतलब क्या है, उसने अपने दिमाग के अंदर बदल लिया, उसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बदल लिया। और जब बदल लिया तो उसको समझ तो आया ही नहीं, और फिर वो यूज भी नहीं हो पाएगा आगे चल करके। तो इसलिए नेचुरल फिनोमिनन्स हैं ये यूं नीचे गिर रहा है, तो हम इसे नीचे गिरने से, तो हम इसको तो गिरना हम बदल ही नहीं सकते। इसका तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड रहना, वो तो बदल ही नहीं सकते। हमें तो बस समझना है कि किस रूल को फॉलो करते हुए गिर रहा है, और फिर उस रूल को हम यूज कर सकते हैं अपने। रस्सी बांधने तो, हाँ देखो, रस्सी बांध करके आपने इसे रोक लिया, तो इससे पहले आपने समझा ना कि क्यों गिर रहा है ये। इससे पहले, रस्सी बांधने से पहले आपने समझा कि ये क्यों गिर रहा है, किस नियम के अनुसार गिर रहा है, उस नियम की काट आपने देखा, फिर रस्सी बांध दे इसके अंदर। तो पहले आपने समझा और फिर उसे आपने यूज किया। यही फिजिक्स है, यही साइंस है, और कुछ भी नहीं है साइंस। हाँ जी, तो हमें कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। पहले टर्म, पहली टर्म क्या है?
रेफरेंस सर्किल, आप सब समझ गए रेफरेंस सर्किल। सेकंड टर्म हमें हमें समझनी पड़ेगी, जिसे हम बार बार यूज करेंगे, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसके दोनों तरफ आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये मैंने पॉइंट बना लिया ओ, और आपका एक पार्टिकल है वो यहां मूव कर रहा है, इसके दोनों तरफ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, समझ रहे हो? स्ट्रेट लाइन तो होना वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी थी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां हो जाएगा। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसके दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक ये जा रहा होगा, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक जाना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम मीन पोजीशन बोलेंगे। जिसके दोनों तरफ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग करे या वाई एक्सिस के अलाउंग करे, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये एक मीन पोजीशन है। अक्सर हम इसे ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा हो, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट वर्ड यूज करूंगा, मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा अबाउट। जिस अबाउट हमने यूज करा था, कहाँ यूज करा था, बार बार इस वर्ड को यूज करा था, कहाँ यूज करा था, याद है किसी को? किस लेसन में यूज करा था? बार बार मैं वर्ड बोल रहा था अबाउट 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 अबाउट। रोटेशनल मोशन में अबाउट द गिवन एक्सिस, अबाउट द गिवन एक्सिस, अबाउट द गिवन एक्सिस। यहां अबाउट द मीन पोजीशन हम बोलते रहेंगे, बार बार बोलता रहूंगा मैं अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन वो है जिस पोजीशन के दोनों तरफ पार्टिकल वाइब्रेट करता है, मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सेकंड हमें यूज करना होगा क्या? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, जहां ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जा रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये कहां है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। जिस पॉइंट पर मैं, इसमें से एक को पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, दूसरे को निगेटिव बोलते हैं। अब कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी निगेटिव होगी, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा निगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या सर्कमटेंसेस बन रहे हैं। हो सकता है ये वाली पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो सकता है, ये एक्सट्रीम निगेटिव हो और ये एक्सट्रीम पॉजिटिव हो, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होगी तो दूसरी निगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम वर्ड यूज सर करेंगे। मीन पोजीशन हमेशा दोनों एक्सट्रीम पोजीशन का मिड पॉइंट होगा क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मीन पोजीशन जो है आपकी, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन का मिड पॉइंट होता है। बहुत ही बढ़िया। किसने बोला था? ये अनिरुद्ध ने बोला था क्या? किसने? सर लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य शर्मा। अरे क्या बात है पंडित जी। तो मीन पोजीशन बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक्सट्रीम पोजीशन के ठीक बीचों बीच होती है मीन पोजीशन। ठीक है। स्पैन, स्पैन हम यूज क्या करेंगे वर्ड किसके लिए? डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे स्पैन। ठीक है, यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस होगा इसे हम एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, स्पैन हो गया। स्पैन के बाद हम वर्ड यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा यूज होना वर्ड, एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए से अक्सर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्मॉल ए से भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन हो जाए इसका। अक्सर कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि सॉरी सॉरी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं आर या आर से भी रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या है? मीन पोजीशन से किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। ये आपका एम्पलीट्यूड है, यहां तक का बिल्कुल डिस्टेंस। ये भी आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है। इसे निगेटिव एम्पलीट्यूड या पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। रेडियस क्या है फिर? आपका जो रेफरेंस सर्किल है, ये यहां जो आपका रेफरेंस सर्किल है, इस रेफरेंस सर्किल पर ऑन रेफरेंस सर्किल, रेडियस ही किसके इक्वल है? एम्पलीट्यूड के इक्वल है। समझ रहे हो? वैसे एम्पलीट्यूड क्या है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। वैसे तो हम इसे सिंपली एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे, लेकिन कहीं अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा जाएगा। जैसे ये तो वर्ड हुआ क्या? एम्पलीट्यूड। एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? अब मैं यहां तक, मेरा एन एन यहां है इस टाइम, तो इसको मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट। अगर एन यहां है
तो मैं इसको लिखूंगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। यहां कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम ओ टू पोजीशन, जो भी पोजीशन है वहां तक का। अब एम्पलीट्यूड क्या है बोलो जरा ध्यान से। एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड के इक्वल है, चाहे वो इधर ले लो या इधर, कहीं भी ले लो आप। क्लियर हो इतनी बात? उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ड, यहां क्या यूज करेंगे हम? वर्ड यूज करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये कुछ भी नहीं है, ये ओमेगा है। ओमेगा यानी के एंगुलर स्पीड। लेकिन किसकी? एंगुलर स्पीड ऑफ पी। एन और एम की एंगुलर स्पीड नहीं है। एन और एम की एंगुलर स्पीड है ही नहीं। एंगुलर स्पीड तो किसकी है? ये पी की है, एन की और एम की नहीं है। एंगुलर स्पीड एम पी की जो भी एंगुलर स्पीड है उसे हम एन या एम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंगुलर स्पीड तो ये किसकी है? ये पी की है। लेकिन इसी को कहा जाएगा एन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ रहे बात? एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ध्यान से देखना, पी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहे हैं? एन और एम कर रहे हैं। तो जो पी की एंगुलर स्पीड है उसे हम एन और एम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? है ये किसके लिए? पी के लिए। बोला जाएगा किसके लिए? एन के लिए। पी के लिए से बोला जाएगा एंगुलर स्पीड, एन और एम के लिए बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ। ठीक है, ये एक्चुअली एंगुलर स्पीड ऑफ पी है। उसके बाद हम यूज करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि एन ओ से चला, वाई तक पहुंचा, ओ तक आया, फिर इसमें जितना टाइम लगा इसको, इसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये मतलब ओ से चल करके वाई तक जाना, वाई से चलकर ओ तक आना, ओ से फिर वाई डैश तक जाना और फिर ओ तक आना, ये कहलाएगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, फिर वापस मीन पोजीशन पर आना, फिर अपोजिट वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, फिर वापस मीन पोजीशन तक आना, ये पूरा काम कहलाता वन ऑसिलेशन या वन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वन साइकिल भी इसे बोल देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। और कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, जितना टाइम इस पी को लगेगा सर्किल पर घूमने के लिए, जितना टाइम लगेगा इस पी को सर्किल पर घूमने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा एन को अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए। तो टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है। टाइम पीरियड ये पी के लिए भी है, ये एन के लिए भी है, ये एम के लिए भी है, तीनों के लिए बिल्कुल सेम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है ये, लेकिन मीन तक जाना, फिर अपोजिट एक्सट्रीम जाना, फिर मीन तक आना, फिर वापस वहीं आना, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेम रहेगा, बस वो तो सिंपल सी बात ये है कि टाइम के जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो एन अपने मीन पोजीशन पर, एम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर, लेकिन टाइम पीरियड तो फिर भी वही कवर रहेगा। ठीक है, समझिए टाइम पीरियड। उसके बाद हम वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 1 सेकेंड। मतलब यह है कि n को टाइम लगा y तक जाने, ये आने, इस पूरे काम में टाइम लगा सपोज 1/4 सेकेंड, 1/4 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी बार कर लेगा ये? 4 बार कर लेगा। तो 1/4 सेकेंड तो है इसका टाइम पीरियड, और 4 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सी बात यह है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी सेकंड में, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, लेकिन इसकी यूनिट कितनी होगी? हर्ट्ज। देखो ध्यान से, हमने एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ए किस में होगा? ये मीटर में होगा। एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट
x या y, ये भी किस में होगा, मीटर में होगा, x या y ये भी मीटर में होगा, ठीक है। उसके बाद में आया कौन सा आपका आया, टाइम पीरियड, ये किस में होगा, सेकंड में होगा। फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज भी होती है, या इसे हम बोलते हैं साइकिल पर सेकंड, और सिंपली फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड भी लिख देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा होगा क्या, रेडियन पर सेकंड में होगा। ओमेगा की एक और फ्रीक्वेंसी, एक और हो सकती है रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख देते हैं। क्लियर है इतनी बात, राइट। और एक्सेलरेशन जो होगा आपका, एक्सेलरेशन तो सिंपल सी बात है, वही मीटर पर स्क्वायर सेकंड में ही होगा जो भी एक्सेलरेशन होना है, ठीक है।